दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शायद सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू केमिकल हब एंड टू स्टार्स। आज हम हाजिर हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी तैयारी का पहला वीडियो लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल स्टोइचियोमेट्री। इस केमिकल इंजीनियरिंग के जो फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जिसमें सिलेबस डिस्कस किया था उसमें बताया था कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सिलेबस में टेक्निकल सिलेबस का पहले स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल सिलेबस में पहला ही जो हमारा पढ़ने वाले हैं वो हम केमिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें बेसिक स्टोइचियोमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। ये दोस्तों फंडामेंटल्स स्टोइचियोमेट्री का पार्ट 1 है। दूसरा पार्ट भी रेडी है, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा है आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और ये वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपकी। तो चाहते हैं जल्द से जल्द अच्छा तैयारी करके आप एग्ज़ाम देकर जल्द से जल्द जूनियर इंजीनियर बन जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम जो कॉन्सेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं वो टोटल कुछ 40 से 50 क्वेश्चन रहेंगे। बट उस क्वेश्चन करने से पहले हमें ज़रूरी है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर रहेगा तो हमको ये ज़रूरी नहीं है कि हम 40 क्वेश्चन करें या 50 क्वेश्चन करें। तो हमारी तैयारी का मतलब जो स्तर रहेगा वो काफ़ी हद तक ऊपर रहेगा, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर हम 40-50 क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस करते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाते हैं तो फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन अगर हम आते हैं तो हम टैकल करने की हिम्मत रखेंगे। तो दोस्तों, आज फिर हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी कॉन्सेप्ट आज के क्वेश्चंस में हम मतलब क्वेश्चंस में देखेंगे उन कॉन्सेप्ट को हम पहले क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम मूल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ें। मूल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने से पहले सारे हम मूल कॉन्सेप्ट को जानेंगे। मूल कॉन्सेप्ट होता क्या है, मोल क्या होते हैं, अवोगाद्रो नंबर क्या होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों जानेंगे मोल के बारे में। मोल क्या होता है। मोल बेसिकली क्या है, इट इज़ द SI बेस यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मीन्स आपको जानना है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो एलिमेंट भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, उसका जो अमाउंट होता है उसके बारे में हमारा जो बेसिक यूनिट होती है, उसकी सबसे छोटी यूनिट है, बेसिक यूनिट जो होती है उसको हम मोल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम जान गए मोल किसे कहते हैं। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि इसको डेफिनेशन क्या होती है, मोल की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि इट इज़ एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12। मतलब दोस्तों, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है दोस्तों कि जो हमारा किसी भी सब्सटेंस का एक ऐसा अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस का, यानी कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो सब्सटेंस हमारे एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या फिर आयंस भी हो सकते हैं। तो वो सब्सटेंस है उसका ऐसा अमाउंट जिसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, किसके सेम होते हैं, उतने पार्टिकल जितना कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में, 12 ग्राम ऑफ C12 में होते हैं। मतलब 12 ग्राम ऑफ 12 में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल के बराबर किसी सब्सटेंस में किसी सब्सटेंस में उस पार्टिकल्स के बराबर किसी सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके जो कार्बन 12 के 12 ग्राम के बराबर हो जाते हैं, उसी को हम मोल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको समझ आया होगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको। तो किसी भी जो मोल होता है, मोल हमारी बेसिक यूनिट होती है किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। मतलब किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट जो होता है उसको डिनोट करने के लिए सबसे छोटी यूनिट जो बेसिक यूनिट होती है वो हमारी मोल होती है। अब मोल होता क्या है, मोल के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। मोल के बारे में हम जानेंगे किसी भी सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो 12 ग्राम ऑफ C12 यानी 12 ग्राम ऑफ C12 के बराबर होते हैं, उसी को हमारा 1 मोल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी को हम 1 मोल कहते हैं।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे अवागाद्रो नंबर के बारे में। अवागाद्रो नंबर आपने पढ़ा होगा, तो उसके बारे में जानेंगे। अवागाद्रो नंबर बेसिकली क्या होता है, एक नंबर होता है जो सबस्टेंस होता है, जो हमारे मोल्स होते हैं, 1 मोल होते हैं, यानी कि किसी भी सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस हो सकता है, वो कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कोई भी सबस्टेंस XYZ जितने भी हम पीरियोडिक टेबल में हमारे सबस्टेंस मिलते हैं या फिर दोनों को मिलके कुछ कंपाउंड बनते हैं, कोई भी सबस्टेंस जो होता है उसका एक मोल जो होता है उसमें एग्जैक्टली नंबर को बताता है कि उसमें एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कितने हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल हम बेसिकली किसको बोल सकते हैं, तो एलिमेंट्री पार्टिकल हमारे कुछ भी हो सकते हैं, वो एटम भी हो सकते हैं, ठीक है, और हमारे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और या फिर आयंस भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को H2 से डिनोट करते हैं, तो उसमें वो हाइड्रोजन के एटम्स बोले जाएंगे। CH4 है, तो CH4 में हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर एक CH4 का मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स मतलब वो मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स या फिर आयंस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अवागाद्रो नंबर जो हमें बताता है वो क्या होता है, अवागाद्रो नंबर बताता है किसी भी सबस्टेंस के जो मोल होते हैं उसके एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, 6.022 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, इसी को हम अवागाद्रो नंबर बोलते हैं। इतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे किसी भी सबस्टेंस के 1 मोल में उपस्थित रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अवागाद्रो नंबर आप समझ गए होंगे कि किसी भी सबस्टेंस के 1 मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसे ही हम अवागाद्रो नंबर कहते हैं। अब वो कोई भी सबस्टेंस हो सकता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों मोलर मास के बारे में। मोलर मास हमारा क्या होता है, मोलर मास बेसिकली क्या है, मोलर मास हमारा क्या होता है, बेसिकली मोलर मास वो होता है कि एक सबस्टेंस जो है उस सबस्टेंस के मास को, एक सबस्टेंस है जो मास को यानी कि एक मोल होता है उसके, माफ़ी चाहूँगा कि दोस्तों फिर से शुरू करते हैं कि एक मोलर मास जो होता है, मोलर मास हमारे किसको बताता है, मोलर मास बताता है कि किसी भी सबस्टेंस के 1 मोल का मास कितना है, 1 मोल का मास कितना है, यानी कि किसी भी सबस्टेंस के एक मोल में अब हमने अभी देखा कि एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, इतने। अब उन पार्टिकल्स का वेट यानी कि मास कितना है, वो हमारा जो है मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, ठीक है। इसको डिनोट करने के लिए हम ग्राम पर मोल, यानी कि इसकी यूनिट जो है ग्राम पर मोल होती है। मतलब ये अब यूनिट से ही आप देख पा रहे होंगे कि ग्राम पर मोल मतलब किसी भी सबस्टेंस के ग्राम पर मोल में, मतलब एक मोल के कितने ग्राम जो होते हैं वो हमारे मोलर मास कहलाते हैं। मोलर मास को ही हम कई बार एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर वेट भी कह देते हैं, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट भी कह देते हैं। अब हमने यहाँ जैसे बताया था आपको एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में, ठीक है। तो अगर एलिमेंट्री पार्टिकल हमारे एटम्स होंगे तो उसके मास को हम एटॉमिक वेट बोलेंगे, ठीक है। एटम के केस में हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक वेट बोलेंगे। अगर हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसको हम मॉलिक्यूलर वेट बोल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आशा है आपको समझ आ गया होगा कि मोलर मास जो होता है वो किसी भी सबस्टेंस के 1 मोल का जो वेट होता है उसको मोलर मास बोलते हैं, ठीक है। अब वो अगर एटम का केस है तो एटम के केस में उसको एटॉमिक वेट बोल सकते हैं, और अगर मॉलिक्यूल्स का केस है तो उसको मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल जैसे क्या है, एग्जांपल हम जानेंगे जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन जो होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 क्यों होता है, क्यों 12 होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक मास 12 इसलिए होता है क्योंकि उसके एक मोल जो होता है कार्बन का, एक मोल जो कार्बन का होता है वो हमारा 12, एक मोल कार्बन का होता है जो होता है वो हमारा 12 mm के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए हम कार्बन जो होता है, कार्बन का जो अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक मास होता है वो 12.01
AMU के बराबर होता है। AMU समझते हैं ना दोस्तों, एटॉमिक मास यूनिट होती है, उसके बराबर होता है। इसलिए उसके मॉलिकुलर वेट, मोलर मास को कार्बन का कितने 12 ग्राम पर मोल से डिनोट करते हैं। तो ये जो दशमलव के बाद जो संख्या 01 है, इसको नेगेटिव मार के छोड़ देते हैं, तो बेसिकली हम उसको 12 से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कार्बन का जो मोलर मास यानी कि एटॉमिक वेट है वो हम 12 से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देखेंगे आप। फार्मूला आप देख सकते हैं, फार्मूला जो नंबर ऑफ मोल्स, ये कुछ फार्मूलेस हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं उसका फार्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास गिवन बाय मोलर मास, मतलब कोई भी मास जो दिया गया है हमें क्वेश्चन में, अगर उसको मॉलिकुलर वेट से गुणा कर देंगे, उसके मॉलिकुलर वेट, मोलर मास कुछ भी हो सकता है दोस्तों, फिर से मैं ध्यान दिलाऊं, मोलर मास कुछ भी हो सकता है, एटॉमिक वेट भी हो सकता है, मॉलिकुलर वेट भी हो सकता है। अगर कंपाउंड का केस है तो उसको मॉलिकुलर वेट बोलेंगे, अगर उस एलिमेंट का केस है तो उसको वो एटॉमिक वेट बोलेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे होते हैं वो मास गिवन बाय मोलर मास के बराबर होते हैं। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर निकालने पड़ जाए, कोई अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि इतने ग्राम कार्बन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अगर अवागाद्रो नंबर दे रखा है हमें, अवागाद्रो नंबर बेसिकली सेम ही होता है, सबका सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बट अगर कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं बट हमें मास गिवन नहीं दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स केवल दे दिए, तो उसके केस में हम ये वाला फार्मूला तो यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये PDF अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आपको पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे STP और NTP के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, STP और NTP के बारे में। STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और NTP क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप करना दोस्तों, कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, हम यहीं कोशिश करेंगे इसको समझने की, क्योंकि हमको अभी क्वेश्चन भी करने हैं तो जल्दी जल्दी हम समझते हैं। हालांकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको आप समझेंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से समझ लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसमें ये दोनों को कंपैरिजन दिया गया है यहाँ पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है। तो उस केस में टेम्परेचर, STP के केस में टेम्परेचर को जो 273.15 केल्विन माना गया है, और NTP के केस में टेम्परेचर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 293.15 केल्विन माना गया है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ये किसी भी गैस की कैलकुलेशन के लिए उसके जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, उसको वैल्यू पता करने के लिए एक हमारा स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। तो वही है जो जनरली हमारे इंडस्ट्रीज़ में या फिर मतलब कैलकुलेशंस में यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो इसलिए ये है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर, अब डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है STP पे वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, या फिर NTP पे वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर या फिर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर होना चाहिए। बेसिक से ही बहुत सारे सवाल हमारे टैकल हो जाते हैं। अगर हमारा बेसिक अच्छा है, बेसिक हमारा क्लियर है, तो हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारे बहुत आसानी से ही बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देख लेना, PDF आपको मिल जाएगा, ये सारी चीज़ देख लेना, STP कंडीशन क्या होती है, NTP कंडीशन क्या होती है, क्या क्या प्रेशर, टेम्परेचर होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, आगे हम दोस्तों बात करेंगे गैस लॉस के बारे में। गैस लॉस के बारे में बात करेंगे, इसमें बेसिकली 4 गैस लॉस के बारे में हम बात करते हैं। 4 गैसेस लॉ होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 वाइल्स लॉ, नंबर 2 चार्ल्स लॉ, नंबर 3 गै-लुसाक लॉ, नंबर 4 अवागाद्रो लॉ। ठीक है दोस्तों, तो हम ये 4 लॉस के बारे में, बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ हमें बताता है कि जो प्रेशर होता है, किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वॉल्यूम के। P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि प्रेशर जो किसी गैस का होता है, किसी भी गैस का प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वॉल्यूम के। और उसमें भी कंडीशन है, जबकि टेम्परेचर और उसके नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर और नंबर मोल्स कांस्टेंट होना चाहिए। अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसका जो प्रेशर होता है वो उसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
चार्ल्स लॉ के बारे में बात करेंगे तो चार्ल्स लॉ बताता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि जो भी किसी गैस का प्रेशर अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, किसी भी गैस का प्रेशर अगर कांस्टेंट रखा जाए तो उस केस में जो उसका वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर के। ठीक है दोस्तों, और गै-लुसाक लॉ हमें बताता है P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट V एंड N इज कांस्टेंट। मीन्स क्या है इसका? मीन्स ये है कि दोस्तों अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट अगर मान लिया जाए तो उस केस में उसका प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसे वैसे उसका प्रेशर बढ़ेगा, और उस केस में क्या है, वॉल्यूम और उसका नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ हमारा बताता है कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ होता है गैस का, वॉल्यूम जो गैस का होता है वो नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मगर उस केस में क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर हमारे कांस्टेंट रहते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर हमारे कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 4 लॉ हम समझेंगे, ये 4 लॉ ही इम्पोर्टेंट होते हैं इस केस में। इसके जो फार्मूला बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं, P1 बराबर P1 P2 V2। ये बेसिक है, समझ ही गए। नहीं समझ में आया तो PDF मिल जाएगा, उससे पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 4 लॉ है। अभी क्या है, अब ये 4 लॉ हम पढ़ लेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ, अवोगाद्रो लॉ। अब हमारा इसके बारे में अगर पता रहेगा तो इनमें से 3 लॉ, जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ, इन 3 लॉज को, जो 3 लॉ हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अवोगाद्रो लॉ, इन 3 लॉज को हम कंबाइन करके एक लॉ बनाते हैं जिसको हम आइडियल गैस लॉ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आइडियल गैस लॉ। अगर हमें समझ में आ गया तो आइडियल गैस लॉ अगर हमें पता रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ईजी से बिना कुछ करे ही हमारे हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिंपल बातें पूछी जाती हैं, बट हमारा हो नहीं पाता है उसका केस क्या होता है, उसका रीज़न ये होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। अगर हमारा आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आइडियल गैस में कौन कौन सी चीज़ें क्या होती हैं, क्या अब ये बनता कैसे है, अब ये दोस्तों बनता कैसे है, अब ये इससे देखेंगे आप कि ये जो है, ये जो फार्मूले दे रखे हैं इनको अगर हम लिखेंगे, जैसे PV बराबर हमारा पहला कांस्टेंट है, ठीक है, दूसरे में हमारा B/T बराबर कांस्टेंट है, ठीक है, B/T बराबर कांस्टेंट है, तीसरा हमारा B/N1 जो हमारा अवोगाद्रो लॉ दे रखा है, B बराबर N, ये कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अब इन तीनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा देख रहे हैं दोस्तों, PV इधर भी है तो PV बराबर NT। सॉरी दोस्तों, एक मिनट, ये हमारा PV बराबर NT, ये हमारे बराबर आएगा कांस्टेंट के। ठीक है दोस्तों, इस कांस्टेंट को रिप्लेस करने के लिए इस कांस्टेंट को क्या निकल के आ गया हमारा, PV बराबर NT, ठीक है, बराबर कांस्टेंट। ठीक है, अब इस कांस्टेंट को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास होता है R जो होता है उसको कांस्टेंट से रिप्लेस करके R लगा देते हैं, तो ये बेसिकली हमारा फिर निकल के आता है PV बराबर N R, ये कांस्टेंट, ठीक है, और T, यानी कि ये जो हम जब इक्वल्स के राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमारा जो क्वेश्चन बन के आएगा PV बराबर NRT, और यही दोस्तों हमारा आइडियल गैस लॉ कहलाता है। ठीक है, अब ये 3 गैस लॉ जो थे, उन 3 गैस लॉस को हमने आपस में कंबाइन करके एक आइडियल गैस लॉ बना दिया, इसी को आइडियल गैस लॉ कहते हैं। आइडियल गैस लॉ बेसिकली होता क्या है, ये हमें एक ऐसी आइडियल गैस की कंडीशन को बताता है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, मगर इसको हम स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं। मतलब किसी भी रियल गैस में, जो रियल गैसेस होती हैं, रियल गैस की कैलकुलेशंस को करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड रखते हैं, उस स्टैंडर्ड
को हम आइडियल गैस लॉ कहते हैं। इसी आइडियल गैस लॉ के बेस पे ही हम किसी भी रियल गैस की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको हम अच्छे से निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसमें ये PV NRT ये चीज़ होती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पी हमारा क्या होता है। पी एब्सोल्यूट प्रेशर को दर्शाता है, जो हमारा STP पे और NTP पे अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे पिछले कंडीशन में हम बता चुके हैं आपको STP क्या होता है, NTP क्या होता है। मगर हम जनरली यूज करते हैं हमारा NTP, जो कि प्रेशर जो होता है हमारा 1 ATM के बराबर होता है। ठीक है, दूसरी के वी हमारे वॉल्यूम को दर्शाता है, जो भी गैस होगी उसके वॉल्यूम को बताएगा। नंबर तीसरा होता है हमारा नंबर ऑफ़ मोल्स, एन जो होता है, एन जो हमारा बताता है नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए। ठीक है, टी बताता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए, जो केल्विन में होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारा कितना होता है 273.15 केल्विन। ये हमारी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आर जो कांस्टेंट होता है, इसको हम आइडियल गैस कांस्टेंट कहते हैं या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इसको आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा सेम नहीं रहती है, वो डिफ़र करती है। किस पे डिफ़र करती है? वो यूनिट के हिसाब से डिफ़र करती है। यूनिट जो हमारी प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट हम क्या यूज करते हैं, मतलब जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट जो क्या यूज करेंगे, हम SI में यूज कर रहे हैं या फिर किसी और तरीके की स्टैंडर्ड यूनिट यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है इसका मान। जैसे कि ये कॉमन वैल्यू हम रखते हैं R बराबर 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अगर हम जो यूनिट है वो जूल पर मोल केल्विन रखेंगे तो उसमें R की वैल्यू कितना होता है। दूसरा, अगर हम स्टैंडर्ड देखेंगे लीटर ATM पर मोल केल्विन, अगर लीटर ATM पर मोल केल्विन इसके यूनिट में हम देखेंगे तब हमारी R की वैल्यू 0.0821 होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये R जो है आइडियल गैस कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो हमारी P और V यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम की जो यूनिट यूज करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिट यूज कर रहे हैं। उसी यूनिट के हिसाब से हम जो है हमारा R की वैल्यू निर्धारित होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम। आगे कुछ और छोटे छोटे लॉ हैं, उनको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पहली बात करते हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ हमारा क्या होता है? हेनरी लॉ क्या होता है? हेनरी लॉ बेसिकली क्या होता है? इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर, इसके बीच में पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड। मतलब कोई भी लिक्विड है, ठीक है दोस्तों, कोई भी लिक्विड है, किसी भी वेसल में कोई भी लिक्विड भरा है, उसमें कुछ अगर गैस भी हम सॉल्युबल है उसके अंदर, कोई भी लिक्विड है उसके अंदर कुछ गैस भी हमारी सॉल्युबल है, तो वो उस गैस जो है उस गैस की सॉल्युबिलिटी जो बताता है वो हमारा हेनरी लॉ बताता है। हेनरी लॉ हमारा बताता है कि कोई भी गैस है, कोई भी गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन है, वो गैस सॉल्यूशन करना तो गलत होगा। कोई भी लिक्विड है, लिक्विड के और गैस का जो मिक्सचर है, लिक्विड और गैस का मिक्सचर है, उसमें जो हमारी गैस की सॉल्युबिलिटी कितना है, कम है, ज़्यादा है, क्या है, तो वो हमारा क्या है, हेनरी लॉ बताता है। क्या बताता है? हेनरी लॉ बताता है। तो हेनरी लॉ में बेसिकली क्या होता है? हेनरी लॉ बताता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट और concentration of a gas dissolved in a liquid is directly proportional to partial pressure of that gas above। मतलब ये हमारा क्या बताता है? कोई भी गैस है जो कि हमारे किसी लिक्विड में डिज़ोल्व है, कोई भी गैस है, जैसे कि अभी हमने बताया था कि कोई भी लिक्विड है हमारे यहाँ पे, ठीक है, अब उसमें कुछ गैस हमारी जो उसमें डिज़ोल्व है, कोई भी गैस जो है उसके अंदर डिज़ोल्व है, ठीक है, तो उसमें ये बताता है कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड की जो गैस का अमाउंट होता है, जो अमाउंट ऑफ गैस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट या कंसंट्रेशन, गैस के अमाउंट को कैसे नापेंगे? कंसंट्रेशन से नापेंगे, कितनी कंसंट्रेशन की गैस है, ठीक है, तो गैस का जो कंसंट्रेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। मतलब जो हमारा
गैस है उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली समानुपाती होता है। ठीक है, अब इस कांस्टेंट को हटाने के लिए हम यहाँ पे KH लगाते हैं, तो हमारा फिर बेसिकली फार्मूला ये निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, क्या निकल के आता है, ये हमारा ये फार्मूला निकल के आता है। यही हमारा क्या कहलाता है, हेनरी गैस लॉ। तो हेनरी गैस लॉ क्या होता है, हेनरी गैस लॉ सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है, हेनरी गैस लॉ किसके बारे में बताता है, तो हमको पता होना चाहिए कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड है किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड है, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड मतलब लिक्विड में उसकी सॉल्युबिलिटी को जो बताता है वो हमारा हेनरी गैस लॉ बताता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। दूसरा, हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए जिसमें हमें ये बताया गया है कि गैस का कंसंट्रेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस के पार्शियल प्रेशर के। ठीक है, और ये KH जो है हमारा हेनरी गैस कांस्टेंट कहलाता है। KH जो है हमारा क्या, हेनरी गैस कांस्टेंट कहलाता है। C हमारा कंसंट्रेशन को बताता है, मोल पर लीटर होती है। पार्शियल प्रेशर P नॉट से डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, और KH हेनरी गैस लॉ कांस्टेंट जो यूनिक होता है फॉर ईच गैस सॉल्वेंट पेयर एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये यूनिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा आपको हेनरी गैस लॉ क्या होता है। ठीक है, और ज़्यादा और भी रिपीट करने के रिवीजन करने के लिए आपको ये PDF मिल जाएगा, जो कि आप कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब किसी भी गैस, कोई गैस हो गया, सॉल्यूशन हो गया, उसमें कंसंट्रेशन मतलब उसका जो सॉल्यूट होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन दो चीज़ों से बनता है। सॉल्यूशन हमारा किन दो चीज़ों से बनता है, सॉल्यूशन हमारा बनता है, एक हमारा होता है सॉल्यूट, ठीक है, दूसरा हमारा होता है सॉल्वेंट। दूसरा क्या होता है हमारा, सॉल्वेंट। ठीक है दोस्तों, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूशन जो बनता है तो उसमें सॉल्यूट की कितनी मात्रा है, सॉल्वेंट की कितनी मात्रा है, वही इन दोनों की कंसंट्रेशन कहलाती है, वही इन दोनों की कंसंट्रेशन कहलाती है। अब इनको डिनोट करने के लिए कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टेम्परेचर है, जिससे कि जैसे सबसे पहले हम मोलरिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मोलरिटी के बारे में बात करेंगे, फिर मोलरिटी के बारे में बात करेंगे। सुना होगा दोस्तों, नाम तो सुना ही होगा आपने, मोलरिटी, एक और होता है तीसरा नॉर्मलिटी। ठीक है, नॉर्मलिटी। तो आज हम तीन के बारे में पहले समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तीनों के बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोलरिटी के बारे में। मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी इज़ द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब जो मोस्ट कॉमन यूनिट जो होती है कंसंट्रेशन की यूज़ की जाती है मोलरिटी। ये बेसिकली होता क्या है, होता है कि ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब किसी भी सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है। कोई भी सॉल्यूशन है इसके अंदर पूरा, तो उसके अंदर जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट कितना है। तो अगर वो मोल्स में पूछ ले, अगर मोल्स पूछ ले, अगर सॉल्यूट के मोल्स के बारे में बात हो जाए तो वो हमारी मोलरिटी बताती है। मोलरिटी क्या होती है, द नंबर क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एक पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हैं, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हैं लीटर ऑफ पर सॉल्यूशन में, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हैं, वो हमारा मोलरिटी होता है। ठीक है, इसका फार्मूला बेसिकली क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी यूनिट मोल पर लीटर ही होती है। कंसंट्रेशन कोई भी हो उसकी यूनिट मोल पर लीटर होगी, अगर केजी में करेंगे तो केजी पर लीटर हो जाएगी, या फिर मतलब जैसे ही यूनिट हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यूज करेंगे उसी तरीके से हमारी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, और ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। सीधा सीधा सवाल आ जाता है कुछ, मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है या नहीं होती है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरी होती है मोलरिटी। मोलरिटी में बेसिकली चीज़ यही होती है, बट उसमें क्या है, सॉल्यूट जो होते हैं,
सॉल्यूट जो होते हैं उसमें, इसमें बात हम कर रहे थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, बट मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम ही रहेंगे, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें पर लीटर ऑफ सोल्यूशन की बात की थी और इसमें हम पर केजी ऑफ सॉल्वेंट के बारे में। कभी कभी क्वेश्चन में अगर केजी दे रखा है, केवल केजी दे रखा है, हमारे लीटर सोल्यूशन के नहीं दे रखे हैं, तब हम कैसे निकालेंगे, तब हम मोलरिटी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसकी ये डेफिनेशन रहेगी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये इसका फार्मूला हो जाएगा और वही यूनिट जैसे मैंने बताया था, जैसे सॉल्वेंट और उसकी यूनिट तो मोल पर केजी यूज करेंगे इसकी। और ये टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये बेसिकली याद करने की चीज़ें हैं, ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। ये आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नॉर्मलिटी के बारे में। ये थोड़ा ये हालांकि सरल है, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बट हाँ ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो नॉर्मलिटी बेसिकली क्या होती है, नॉर्मलिटी की जो डेफिनेशन दी गई है, नॉर्मलिटी की डेफिनेशन जो दी गई है वो बेसिकली बताया गया है कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब किसी भी सोल्यूशन के पर लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं उस सॉल्यूट के। ग्राम इक्विवेलेंट जो बताता है सॉल्यूट के, ठीक है, फिर से लिख देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये बेसिकली हमारा क्या होता है, नॉर्मलिटी होता है। बेसिकली क्यूरियोसिटी यही बन रही होगी दोस्तों कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए भी मैंने नीचे बता दिया है ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट बेसिकली क्या होता है कि जो भी किसी भी सबस्टेंस जो होता है, ग्राम इक्विवेलेंट अगर किसी चीज़ के निकालने होंगे, हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, तो कोई भी सबस्टेंस, कोई भी जो भी सबस्टेंस हम यूज कर रहे हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, उसका जो मोलर मास होता है, मोलर मास जैसे पहले हमने बताया था ना, मोलर मास जो होता है, ठीक है, अगर उसका डिवाइड उसकी बैलेंस सी से कर देंगे, उसकी बैलेंस सी से कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाता है ग्राम इक्विवेलेंट। मोलर मास जो होता है वो अगर बैलेंस सी से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है। बैलेंस सी क्या होती है, बैलेंस सी सिंपली क्या होता है, हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन, OH H प्लस या फिर OH माइनस, इनकी शेयरिंग क्या है उन पर डिपेंड करता है। जैसे कि H2SO4, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हमारे जो है सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो इसमें बैलेंस सी कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। अब HNO3, तो इस केस में हमारे हाइड्रोजन का 1 आयन होता है, तो इसकी बैलेंस क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या वही है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड है, अगर एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन की बात होगी, अगर बेस है तो हमें उसमें OH माइनस आयन की बात होगी। वो आपस में कितना शेयरिंग चल रहा है, मतलब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है दोस्तों कि द ग्राम इक्विवेलेंट इज़ द मास ऑफ द सबस्टेंस दैट रिएक्ट विद द सप्लाई 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन। ये बहुत थोड़ा सा टफ है, मुझे ज़रूरत नहीं है इसे समझने की, सिंपल याद रख लो कि हाइड्रोजन प्लस आयन और OH माइनस, इनके आयन की कितनी शेयरिंग होती है किसी भी कंपाउंड में, ठीक है। कोई भी कंपाउंड है, कोई भी XYZ कोई भी कंपाउंड हो सकता है, उसकी कंपाउंड में कितनी शेयरिंग होती है वो डिपेंड करता है, हमारी बैलेंसी को बताता है। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जो कि आज वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं 40-50 जो भी क्वेश्चन हम जितना कर पाएंगे, जितने क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें हमारी हेल्प करेंगे। तो आशा है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी हम जो भी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन जो समझाने को होगा मैं साथ साथ समझाते रहूँगा, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और अभी हमें ये आगे क्वेश्चन भी करने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो हम जानते ही हैं। कार्बन का भी हमने देखा ना, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, हमें यहाँ पर कितने एटम हैं 4, मतलब 4 हाइड्रोजन प्लस
एक कार्बन का 12, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 16 ग्राम पर मोल हमारा जो है मोलिकुलर वेट आ जाएगा किसका, CH4 का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है द प्राइमरी बेसिस फॉर मटेरियल बैलेंस कैलकुलेशंस इन अ नॉन रिएक्टिव प्रोसेस। मतलब कोई भी प्रोसेस जो नॉन रिएक्टिव है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, तो उसमें प्राइमरी बेस क्या होता है हमारे मटेरियल बैलेंस का, वो होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई भी मतलब हम मटेरियल बैलेंस करते हैं तो उसमें हमको मान के चलना होता है कि M इनलेट बराबर M आउटलेट। मतलब जो हमारा इनलेट में मास क्या है वो हमारे आउटलेट में भी मिलेगा। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम फेज में मिले या फिर सेम एलिमेंट में मिले, वो अलग अलग भी हो सकता है, बट वो रहना सेम चाहिए। ये हमारा बेस होता है मटेरियल बैलेंस के लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, मास कंजर्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मास कंजर्वेशन का लॉ, जो हमें बताता है मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास का फार्मूला, वो कंजर्वेशन में मास का जो फार्मूला है वो हमें क्या बताता है, मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब मास को, यानी कि किसी भी द्रव्यमान किसी भी वस्तु का है, उस द्रव्यमान को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप पे बदला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि मटेरियल बैलेंस का जो कैलकुलेशन है वो हमारा किस पर डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। जबकि रिएक्शन हमारी कैसी होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव, मतलब उसमें कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, वरना वो चेंज हो जाए। ठीक है दोस्तों, आगे जैसे हमने चार्ट पढ़ा था ना, STP NTP, तो उसमें सीधा सीधा देखो क्वेश्चन पूछ लिया है, सीधा पूछ लिया है उन्होंने कि जो हमारा 1 kmol ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 मीटर क्यूब एट विच कंडीशन। डायरेक्टली उन्होंने पूछ लिया है कि 1 किलोमोल आइडियल गैस का 1 किलोमोल जो होता है वो 22.4 मीटर क्यूब किस कंडीशन पे हमारा होता है। मतलब वो NTP होता है, STP होता है, या फिर कोई और कंडीशन होता है। तो अगर हमने वो चार्ट जो हमने अभी डिस्कस किया है वो चार्ट को पढ़ा रहेगा तो हमको तुरंत ही क्लिक कर जाएगा कि किस केस में होता है। किस केस में होता है दोस्तों, ये देखते हैं। ये हमारा STP के केस में होता है। STP के केस में क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 273.15 केल्विन, और प्रेशर जो होता है हमारा 1 atm होता है। ठीक है, तो ये हमसे क्या पूछा था कि जो गैस है वो 22.4 मीटर क्यूब विच कंडीशन, मतलब 22.4 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम, 1 किलोमोल ऑफ आइडियल गैस के 22.4 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम होता है वो किस कंडीशन में होता है, किस कंडीशन पे होता है, हमारा STP की कंडीशन पे होता है। ठीक है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ अ गैस मिक्सचर कंटेन्स 20% ऑफ O2 बाई वॉल्यूम, व्हाट इज़ द मोल परसेंट ऑफ O2। ये भी हमारा, अगर हमने PV बराबर nRT पढ़ा होगा, ठीक है, तो उससे निकल जाएगा। ठीक है, PV बराबर nRT पढ़ा होगा तो उससे निकल जाएगा। उसमें हमने पढ़ा था जो हमारा कौन सा गेलूसा क्लॉ जो पढ़ा था, उसमें हमारा जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साथ में दिखाया गया था नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, जिसकी हम बात करें वो अवागाद्रो है। उसमें हमें बताया गया था कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, अब वही तो पूछा है ना दोस्तों, 20% ऑफ वॉल्यूम O2 बाई वॉल्यूम है। ठीक है, और मोल परसेंटेज उसके क्या होंगे, तो सिंपली है, जब ये दो डायरेक्टली आपस में एक दूसरे को समानुपाती होते हैं, मतलब प्रोपोर्शनल होते हैं B2N, तो आंसर भी हमारा क्या होगा, 20% आएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, और आइडियल गैसेस मोल परसेंटेज इक्वल वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द वाटर। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हमारी किसी भी सब्सटेंस की ग्रेविटी डिवाइड बाई स्टैंडर्ड सब्सटेंस की ग्रेविटी, और लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड सब्सटेंस का होता है हमारा वाटर होता है। ठीक है, तो उस केस में वाटर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो लेते हैं 1000 जो उसका मान रहता है। ठीक है, वो कितने टेम्परेचर पे रहता है दोस्तों, हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने टेम्परेचर पे रहता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे
तो उस केस में वाटर की डेंसिटी कितने टेम्परेचर पे लेते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसा कि दोस्तों आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ। दो होती हैं हमारी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये दो प्रॉपर्टी होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारी सिस्टम के साइज पे डिपेंडेंट नहीं करती है, मतलब वो इंडिपेंडेंट होती है। मतलब सिस्टम का जो कोई साइज है, जो सिस्टम का साइज है, उस सिस्टम के साइज पे जो डिपेंडेंट होती है वो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और जो सिस्टम के साइज, या सिस्टम का साइज ना बोल करके हम अमाउंट बोल दें, सिस्टम में जो भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस के अमाउंट जो है उस अमाउंट पे अगर निर्भर नहीं करे तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अगर उस अमाउंट पे डिपेंडेंट रहती है तो वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा ही होगा कि मतलब अगर 1 kg मास है, सपोज करके चलो आप 1 kg मास है, किसी भी चीज़ का ले लो, पानी मान लो, पानी का 1 kg या 1 लीटर जो भी है, 1 लीटर हो या 5 लीटर हो, बट उसकी डेंसिटी कभी चेंज होगी दोस्तों। जितना हम अगर 1 लीटर का नापेंगे, अगर हम 5 लीटर के पानी भी लेंगे तो मगर उसकी डेंसिटी हमेशा वो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो जब डेंसिटी अगर हमारी सेम रहेगी तो मतलब वो क्या है, वो हमारी उसके सब्सटेंस के अमाउंट यानी कि वाटर के अमाउंट पे हमारी डिपेंड नहीं कर रही है। तो इसका मतलब वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। बल्कि वॉल्यूम हमारा, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, एंथैल्पी हो गई, ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताते हैं। जैसे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बताया अभी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी डोंट डिपेंड ऑन सिस्टम साइज, मतलब जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करती। सिस्टम का साइज बोल लो या फिर हम मतलब अमाउंट बोल सकते हैं। ठीक है, सिस्टम का जो अमाउंट होता है, ठीक है, सिस्टम का जो अमाउंट होता है उस पर डिपेंड नहीं करती है। और जो डिपेंड करती है वो क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वो अभी हम थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ेंगे, हम इसे डिटेल से समझेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। ये तो सबको पता होगा, एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, कितना होता है एटॉमिक वेट, 16 होता है। ठीक है, दूसरा देखो आवागाद्रो नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। इससे में इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, आप ये ना सोचें कि मतलब कुछ अलग से क्वेश्चन आ जाएंगे, सेम इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया होगा तो बहुत अच्छे से आप टैकल करके ले जाएंगे। एग्जाम में कुछ ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं, बस छोटे छोटे बेसिक ही आते हैं, बस हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब अवागाद्रो नंबर जैसे कि अभी हमने पढ़ाई है 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता ही रखे हैं कि अब मैंने बेसिक सारे क्वेश्चन के साथ में इसलिए थोड़ी थोड़ी डिटेल दे रखी है, जिससे कि क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे तो उसके साथ में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में हम पता करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। ठीक है, 1 पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, प्रेशर तो पता ही होगा दोस्तों, प्रेशर मालूम है ना, प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो पास्कल की पर प्रेशर की यूनिट कितनी होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वही दिया है यहाँ पर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको ही हम पास्कल बोलते हैं। ठीक है, और इसे पीए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर कितनी हो जाएगी, पास्कल हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है हमारा, एट STP 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाइज। अब देखो दोस्तों, पिछला क्वेश्चन देखा था हमने, उसमें क्या दिए रखा था, 1 किलो मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 मीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और उसमें पूछा गया था, कंडीशन पूछ ली थी, STP नहीं दिया था उसमें, NTP नहीं दिया था उसमें, डायरेक्ट पूछ लिया था कि ये 1 किलो मोल जो होते हैं वो किस केस में होते हैं, 22.2 हमारे क्या STP के केस में होते हैं। यहाँ पर STP दे दिया, मोल दे दिए। ठीक है, तो क्या पूछ लिया, वॉल्यूम पूछ लिया। अब हमें पता अगर रहेगा STP कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, NTP कंडीशन में, तब तो हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम उलझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान से PDF लेके एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन करते हैं। 11वां है,
अ मिक्सचर ऑफ गैसेस बिहेव्स आइडली व्हेन प्रेशर इज़ वेरी लो। सिंपल सी चीज़ है, कोई भी गैस है वो आइडली कब बिहेव करेगी, जब उसका प्रेशर काफ़ी लो होगा। प्रेशर अगर जितना लो होगा वो उतना ही आइडली बिहेव करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया। अरे बच्चों वाला सवाल है, मगर IUCL का फेवरेट क्वेश्चन है। IUCL ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। मुझे लगता है मैंने 2 से 4 बार एग्ज़ाम दिया है, 2 से 3 बार, सॉरी 3 बार एग्ज़ाम दिया है। 3 में से 2 बार तो लगभग ऐसे क्वेश्चन आया ही। किसी में अमोनिया का फार्मूला पूछ लिया, इसमें यूरिया का फार्मूला पूछ लिया। तो ये भी जनरली जो चीज़ें रहती हैं, जैसे अमोनिया हो गई, यूरिया हो गई, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, इन सब का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ है, बट पता होगा तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। ठीक है, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन डिफाइंड एज। अब याद करो दोस्तों, मोलरिटी हमने क्या पढ़ी थी, याद करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मोलरिटी क्या पढ़ी थी, मोलरिटी हमने क्या पढ़ी थी, मोलरिटी हमने पढ़ी थी मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यही पढ़ी थी ना, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। लीटर था ग्राम था, लीटर ही था। ठीक है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट जो थे, ठीक है, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन हमारी क्या है, मोलरिटी को बताता है। और अगर हमारे लीटर से रिप्लेस करके केजी में अगर बात कर लें, सोल्यूशन के केजी की बात कर लें, तो हमारा मोलरिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलरिटी कहलाता है। ठीक है, बट उसमें क्या केस में होता है, केजी ऑफ सॉल्यूशन की जगह केजी ऑफ सॉल्वेंट हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, नहीं उलझ जाओ आप। ठीक है, वो बेसिकली जो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है उसमें सारा दे रखा है, पढ़ लेना एक बार। ठीक है, क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम होता है, सिंपल है। 15 है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब, इट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज। देखो उलझा दिया क्वेश्चन, कितना है, सिंपल है कि अगर पूछा है कि किसी वाटर की डेंसिटी जो है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी हम क्या जानते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने क्या पढ़ रखी है, किसी भी सबस्टेंस की ग्रेविटी डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होती है, जो डेंसिटी होती है किसी भी सबस्टेंस की, और साथ साथ कोई स्टैंडर्ड जो फ्लूइड होता है उसकी। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड तो वाटर ही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में भी वाटर दे रखा है, तो गिवन भी वाटर है और हमारा स्टैंडर्ड भी वाटर है, तो इसकी 1000 जब होगी, नीचे वाले की 1000 होती है। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन, मगर थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर आप उलझेंगे तो गलत कराएंगे। ठीक है, तो हमें याद रखना है कितनी होगी इसकी, 1। फार्मूला क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, जो सबस्टेंस दे रखा है उसकी, और डेंसिटी ऑफ वाटर अगर लिक्विड है तब। ठीक है, गैस के केस में दूसरा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो दोस्तों, मैं बोल रहा था ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हमको पता है, होना चाहिए कि हाँ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। बट अगर हमें नहीं पता है, हम थोड़ा सा गड़बड़ा गए कि HNO3 होता है, तो हम गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, ये मत सोचना कि मतलब इतना आसान तो नहीं आएगा, ज़रा इतना ही आसान आएगा। आप आंसर बैठेंगे जब एग्ज़ाम में तो खुद से समझ आएगा कि आसान क्या होता है, बट एग्ज़ाम हॉल में हम समझ नहीं पाते हैं कि वो इतना आसान है। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला कितना है, H2SO4। PDF के लिए सर तो क्या करना है दोस्तों, PDF के लिए क्या करना है, मैं लिंक दे दूँगा आपको टेलीग्राम ग्रुप की, उसे ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, उसे ज्वाइन कर लेना है, और उस वहीं आपको सारी PDF जो भी ये क्लास है या फिर आगे कोई क्लास आएगी उसकी सारी PDF मिल जाएगी, और भी जो भी स्टडी मटेरियल आपके हिसाब से लगेगा मैं आपको शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो वो भी करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है विच गैस इज़ लाइटर देन एयर। ये भी सिंपल है, हीलियम जो हमारी है एयर से हल्की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। देखो दोस्तों, मॉलिक्यूलर वेट सिंपल, मॉलिक्यूलर वेट तो अच्छा है, मगर अगर हमें ग्लूकोज का फार्मूला नहीं पता, तो यहाँ तो फार्मूला दे दिया। ठीक है, अगर एग्जाम में फार्मूला नहीं दिया तो क्या करेंगे, इसलिए हमें ग्लूकोज का सबसे पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए, C6H12O6 होता है। ठीक है, अगर नहीं भी देगा तब भी हम निकाल पाएँ जिससे कि, और फिर उसके बाद में हम निकाल ही देंगे। कार्बन कैसे निकालेंगे पता है ना, कार्बन के कितने 6 एटम,
हाइड्रोजन के कितने हैं 12, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं 6, ठीक है। कार्बन कितना होता है 12 इंटू 6, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन कितना है 1 इंटू 12 और ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 6। इनको गुणा करेंगे जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। ये 72 आएगा, ये 12 आएगा और ये जो भी वैल्यू आएगी इन सबको सम सब कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो हमारा 180 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आंसर हमारा 180 आ जाएगा, सिंपल। मगर वही है कि मतलब हमको क्वेश्चन का फार्मूला भी पता होना चाहिए। यहाँ मैं केवल समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे फार्मूला दे दिया। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में हमारा फार्मूला दे ही, ठीक है। एग्ज़ाम में फार्मूला दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड। अब जैसे कि हमने दोस्तों देखा कि मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल्स थे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स में मैंने आपको बताया था ना, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो थे उसमें क्या क्या था, उसमें हमारा क्या था, एटम्स भी आ रहे थे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी आ रहे थे, ठीक है, और हमारे आयंस भी आ रहे थे। क्या आ रहे थे, आयंस भी आ रहे थे। आयंस के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स की शेयरिंग होती है आपस में, ठीक है। इसमें हमारे आयंस में क्या होता है, आयंस में हमारे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम देखते हैं, तो इसमें आप डायरेक्टली उन्होंने पूछ लिया है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड क्या कहलाते हैं, ठीक है। फैराडे का एक रूल है, उसके बेस पे है कि ये जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हमारे कहलाते हैं, फैराडे कहलाते हैं, ठीक है। अब एक फैराडे में कितना होते हैं 96,485 कूलाम, 96,485 कूलाम, ये एक फैराडे के बराबर होता है, ठीक है। ये चार्ज को दर्शाता है, इसलिए क्या बताता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को दर्शाता है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इच। अब बेंजीन का फार्मूला एम्पिरिकल क्या होता है, अब आप क्या करेंगे, आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो जल्दी से आप कौन सा क्वेश्चन लगा के आ जाएंगे, C6H6, ठीक है। बट दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर गलत है, ये इसका C6H6 नहीं होगा, इसका C6H6 नहीं होगा, ये बेसिकली C6H6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये C6H6 गलत आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमें पूछा गया है एम्पिरिकल फार्मूला, ना कि हमें पूछा गया है इसमें मोलर फार्मूला, ठीक है। दो फार्मूला होते हैं, मोलर फार्मूला या फिर एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो अगर मोलर फार्मूला पूछा होता तो हमारा C6H6 होता, बट हमारे एम्पिरिकल फार्मूला पूछा है तो बेसिकली उसका जो आइटम्स होते हैं, मतलब जो भी आइटम यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ कार्बन हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं तो उसके कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं उसके सिंपल रिलेशन को बताता है। तो यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा इसका, C और H, मतलब कौन सा होगा दोस्तों, C और H, मतलब ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है दोस्तों। तो गलती करके नहीं आनी है, हमारा एम्पिरिकल अगर पूछेगा तो हमारा सिंपल एटॉमिक रिलेशन को बताएंगे, और हमारा अगर मोलर फार्मूला पूछ दिया एम्पिरिकल की जगह अगर मोलर फार्मूला पूछ दिया तब हम इसको बताएंगे, तो ठीक है। तो इस केस में हमारा एम्पिरिकल पूछा है तो हमारा ये वाला गलत होगा, ये वाला सही होगा, B वाला, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही बस फंसाने वाले क्वेश्चन आएंगे, है कुछ नहीं, बट पढ़ा रहेगा तब हम सही से कर पाएंगे। आगे बात करते हैं द रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम फर्स्ट इज अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट सबसे पहले ख़त्म होता है, सबसे पहले कंज्यूम होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट ही तो हमारा बताता है कि मैक्सिमम हम कितना प्रोडक्ट ले सकते हैं। जितनी जल्दी मतलब हमारा रिएक्टेंट जो है ख़त्म होगा उतनी देर तक हमारी रिएक्शन चलेगी, ठीक है। रिएक्टेंट हमारा ज़्यादा देर तक चलेगा तो रिएक्शन हमारी ज़्यादा देर तक चलेगी, रिएक्शन ज़्यादा देर तक चलेगी तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, तो ठीक है। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या करता है, हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन को बताता है, और ये रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, बाइनरी रिएक्शन A+2B इज इक्वल C इफ़ 10 मोल 10 मोल्स ऑफ A एंड 25 मोल ऑफ B फेड
मतलब ए के 10 मोल फेड किए गए और बी के 25 मोल पे भी गए। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछा है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा इसमें? लिमिटिंग रिएक्टेंट ए होगा। क्यों? क्योंकि बी के हमें 2 × 25, ठीक है, 50 मोल की आवश्यकता है और ए के हमें केवल 10 मोल ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो गया यहाँ पे? ए, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो जाएगा हमारा? ए। समझ गए दोस्तों? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन इज डिफाइंड एज। कन्वर्जन इज डिफाइंड एज। कन्वर्जन क्या बताता है? कन्वर्जन हमारा बताता है फ्रैक्शन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट कंजम्प्ट। मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसके फ्रैक्शन जो होता है उसको हम कन्वर्जन से डिनोट करते हैं। मतलब कितना कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन से ही तो दिखाएंगे ना दोस्तों कि प्रोडक्ट हमारा कितना बना है, किसके सापेक्ष? हमारे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसके सापेक्ष। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो फ्रैक्शन होता है वो हमारा कन्वर्जन को बताता है। मतलब इनिशियली लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना था और फाइनल हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना बचा है, ठीक है। उन दोनों का जो फ्रैक्शन होता है वही हमारा किसको बताता है? कन्वर्जन को बताता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? फ्रैक्शन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है 24। अ रिसाइकिल स्ट्रीम इज़ यूज टू। कोई भी रिएक्शन है उसमें रिसाइकिल स्ट्रीम क्यों यूज़ करते हैं? लेट सपोज कोई रिएक्शन हो रही है हमारी A+B, कोई रिएक्शन हो रही है उससे हमारा C बन रहा है, ठीक है। उससे हमारा C बन रहा है और इसलिए हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत है D की, ठीक है। तो अब एक रिसाइकिल स्ट्रीम यहाँ से चलती है हमारी, ठीक है। रिसाइकिल मतलब समझते ही होंगे ना, रिसाइकिल स्ट्रीम हमारी यहाँ से चलती है। जो हमारा C बचा है उसका कुछ पार्ट C बना, जो कुछ बना उसका C का कुछ पार्ट हम फिर से रिएक्टेंट में फीड कर देते हैं। जो हमारा A+B, ठीक है, से C बनना था और C से हम रिएक्टेंट करा के D बना रहे थे। तो C का जो पार्ट बना उसका कुछ पार्ट हम हमारा रिएक्टेंट के लिए फीड कर देते हैं। उसी को हम रिसाइकल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। रिसाइकलिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारा? क्वेश्चन पूछा है कि द रिसाइकल स्ट्रीम इज़ यूज टू। रिसाइकल स्ट्रीम का यूज क्यों होता है? तो इसीलिए अब हमने वहाँ रिसाइकिल कराया तो उसका रीज़न क्या था? उसके कन्वर्जन को रीच करने के लिए, जितना उसके कन्वर्जन अच्छा हो सके, जिससे कि कन्वर्जन अच्छा हो। डिस्टिलेशन कॉलम में भी आपने देखा होगा कि जो हम रिसाइकिल करते हैं फिर टॉप से, डिस्टिलेशन कॉलम के टॉप से रिसाइकिल करते हैं ना, ठीक है। तो वो किस लिए करते हैं? उसके कन्वर्जन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। बाकी तो सब गलत ही होंगे। कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए थोड़े ना करेंगे। इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज करने के लिए करते हैं, ठीक है। ईल्ड तो बढ़ानी होती है, ईल्ड हम डिक्रीज क्यों करेंगे? तो इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा है? कन्वर्जन इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ एक्चुअल ईल्ड टू थ्योरेटिकल ईल्ड इंटू 100। मतलब ये फार्मूला दे रखा है इनने कि जो एक्चुअल ईल्ड है, ठीक है, एक्चुअल ईल्ड है और उसको अगर थ्योरेटिकल ईल्ड से, ठीक है, डिवाइड करके 100 कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको परसेंटेज यील्ड बोलते हैं। किसी भी चीज़ में 100 को गुणा करती हो तो उसके परसेंटेज आ जाते हैं ना, तो इसको परसेंटेज यील्ड बोल देते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन की इफ़िशियंसी को बताता है, ठीक है, रिएक्शन कितनी इफ़िशियंट है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी सर सेम वैसे क्वेश्चन है जैसे हम पिछली बार किया था कि एक रिएक्शन दे रखी है A2B+C और इसमें दे दिया है कि 100 मोल A के हैं, 80 मोल B के बनते हैं, ठीक है। 100 मोल A अगर कंज्यूम होता है तो उससे 80 मोल B के बनते हैं। परसेंटेज यील्ड पूछ गया। परसेंटेज यील्ड कितनी थी? परसेंटेज यील्ड अभी पढ़ा था ना हमने। परसेंटेज यील्ड क्या बताती है? ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन दे रखा है ना, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है हमारी यहाँ पे? कितनी है थ्योरेटिकली? 100, क्योंकि हमारी 100 दे रखा है, ठीक है। और हमारे एक्चुअल कितनी है? 80 मोल बनते हैं, ठीक है। 80 मोल B के बनते हैं, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा? 80%, ठीक है। तो परसेंटेज की कितनी आ जाएगी? 80%, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ कंबसन प्रोसेस
इन अ कम्बशन प्रोसेस एक्सेस एयर मीन्स, मतलब किसी भी कम्बशन प्रोसेस में कोई भी दहन की क्रिया जो होती है, कम्बशन की क्रिया जो होती है, उसमें एक्सेस एयर का मतलब क्या होता है, मतलब एक्सेस एयर अगर हम दे दिए तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब अब ये यहाँ पर पूछा है कि उसका क्या है, मतलब एक्सेस एयर का मतलब क्या होता है। एयर सप्लाई इज़ ग्रेटर देन स्टोइचियोमेट्रिक, एयर सप्लाइड इज़ ग्रेटर देन इज़ लेस देन स्टोइचियोमेट्रिक, एयर सप्लाइड इज इक्वल स्टोइचियोमेट्रिक का। यहाँ पर कितना होता है, स्टोइचियोमेट्रिक। एयर सप्लाइड जो होती है ग्रेटर देन होती है स्टोइचियोमेट्रिक की, ठीक है, इसके ग्रेटर देन होती है स्टोइचियोमेट्रिक की। स्टोइचियोमेट्रिक हमें क्या बताती है दोस्तों, स्टोइचियोमेट्रिक हमें बताती है कि, माफ़ करें, स्टोइचियोमेट्रिक हमें बताती है, ये रहा, माफ़ करना दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है क्योंकि अभी थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है, थोड़ा बाहर शोर भी आ रहा होगा आपको, तो ठीक है। स्टोइचियोमेट्रिक हमें बताती है कि जो हमने पहले से निर्धारित कर रखी है किसी भी रिएक्शन के, कम्बशन रिएक्शन में जो हमारे पहले से निर्धारित होता है एयर का अमाउंट, कि हमें किसी भी सब्सटेंस के कम्बशन में, कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसके कम्बशन में कितनी एयर रिक्वायर्ड है, ठीक है, कितनी एयर रिक्वायर्ड है वो हमारे स्टोइचियोमेट्रिक बताती है, ठीक है, वो उसको स्टोइचियोमेट्रिक कहते हैं। जो हमने कैलकुलेट करी है, मतलब जो हमने फार्मूला लगा के थ्योरेटिकली कैलकुलेट की है, वो हमारी बताती है। अगर एयर सप्लाई उस कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वही हमारी जो है कंप्लीट कम्बशन को बताता है, ठीक है। समझ गए होंगे स्टोइचियोमेट्री क्या होती है, जो हम जो एयर का अमाउंट जितना हमारा रिक्वायर्ड है थ्योरेटिकली जो हमने कैलकुलेट किया है, वो हमें बताता है स्टोइचियोमेट्रिक वैल्यू को उसकी, ठीक है। अगर एयर सप्लाई उससे ज़्यादा रहेगी तब हमारा कंप्लीट कम्बशन हो पाता है, यही हमारे कंप्लीट कम्बशन को बताता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हो गया, अब आगे हम बहुत तेज़ी से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा लंबे होते जा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा होते जा रहे हैं। हालांकि हम बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले में थोड़ा एडवांस को रहेंगे, इसमें बेसिक ही है, ठीक है। तो चलिए आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अब इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पूछ लिया है, ठीक है, वो ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, तो बेसिक दिख ही रहा है, जो भी अगर किसी भी रिएक्शन के आगे जो नंबर होता है, ठीक है, कम एलिमेंट के आगे जो नंबर रहता है उसी को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 दे रखा है तो 2 है, अगर यहाँ पर 3 दे रखा होता तो यहाँ 3 हो जाता, ठीक है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑक्सीजन का पूछा कितना है, 2 है, ठीक है। रिएक्टेंट में देखना होता है, ठीक है, ऐसा नहीं आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो कि प्रोडक्ट में हमारा ये है वो नहीं देखना है, हमें रिएक्टेंट में जो हमारी ऑक्सीजन हो जा रही है उसका कितना है वो हमें बताता है। तो इसका आंसर कितना, 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट नॉर्मलिटी, ये भी हम बहुत अच्छे से बता सकें, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हमने आगे बता रखा है, PDF मिल जाएगी आपको, समझ लेना, ठीक है। तो नॉर्मलिटी क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। और आगे है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारा, इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट एक ही बात होती है ना, बताया था ना बहुत अच्छे से। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, उसके मॉलिक्यूलर वेट और बैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट बाई बैलेंसी, मतलब मॉलिक्यूलर वेट बाई बैलेंसी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, फॉर H2SO4 इक्विवेलेंट वेट। अब हम देखो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हमने पहले क्या नॉर्मलिटी देखा, नॉर्मलिटी में फिर इक्विवेलेंट वेट को जाना, इक्विवेलेंट वेट से हम इक्विवेलेंट वेट की कंडीशन को जाना, इक्विवेलेंट होता क्या है, ठीक है। अब उसके बाद में हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि H2SO4 के इक्विवेलेंट के वेट क्या है, ठीक है। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट अगर हमें निकालना हुआ तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट क्या था, मोलर मास डिवाइड बाई बैलेंसिंग, ठीक है। मोलर मास कितना है, 98 है, ठीक है, और बैलेंसिंग कितनी होती है, 2। अब देखो H2SO4 है तो H2SO4 में H2 के साथ में H प्लस आयन कितने हैं हमारे पास में, 2, H प्लस आयन कितने हैं, 2। तो फिर इसको करेंगे जब डिवाइड तो कितना आएगा, 49। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 49, आंसर कितना हो जाएगा, 49, ठीक है। नेक्स्ट है इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक ये तो सब पता ही होगा, नहीं पता होगा तो बता सकते हैं
कि किसी भी रिएक्शन में अगर कोई रिएक्शन लिबरेट हो रही है, मतलब रिएक्शन निकल रही है, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन में हीट हमको देनी पड़ रही है, ठीक है, हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, तो हम उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो इसमें जब हमारा कंबशन होता है, कंबशन में बेसिकली हम ये यूज करते हैं, कंबशन में हमारा जो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक टर्म यूज करते हैं। कंबशन रिएक्शन हमारी क्या होती है, जैसे हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन कोई भी गैस होती है, हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन अगर जलती है तो वो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस साथ में कुछ हीट रहती है, ठीक है। तो इस एच की ही बात होती है, कौन सी, इसी एच की बात हो रही है हमारी, इस एच के। अगर ये पॉजिटिव है तो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, और अगर हमारा ये माइनस है, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इसी, और कोई ज़रूरी नहीं कंबशन के लिए, कंबशन हमने एग्जांपल के लिए आपको बता दिया, कोई भी रिएक्शन हो उसमें अगर हीट लिबरेट हो रही है तो हमारी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, और अगर हमको हीट देनी पड़ेगी तो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। हीट ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है, समझ गया ना, हीट ऑब्जर्व होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, इसमें नेगेटिव होती है, डेल्टा एच का मान कितना होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। इसमें डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होता है, एंडोथर्मिक, ठीक है। नेक्स्ट है अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ इट इज। अब कोई भी मिक्सचर है लिक्विड का, ठीक है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है उस पर बॉयल कर रहा है, ठीक है, मतलब उस पर फेज चेंज हो रहा है, तो मतलब इसका क्या होता है, ये क्या होता है, एजियोट्रॉप। इसे ऐसे लिक्विड के कहलाते हैं एजियोट्रॉप। जैसे कि इसका एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर, एथिल अल्कोहल, ठीक है, वाटर और एथिल अल्कोहल का मिक्सचर होता है, 97% का मिक्सचर होता है, 97% एथिल अल्कोहल और 3% वाटर, 97 या 96 समथिंग कुछ तो रहता है, ठीक है, वो 4% ऑफ वाटर। अगर इनका जो मिक्सचर होता है, ठीक है, इनका जो मिक्सचर वो एजियोट्रॉप कहलाता है। क्या कहलाता है, एजियोट्रॉप कहलाता है। इनकी बॉइलिंग जो होती है उसके कई टाइप भी होते हैं, एजियोट्रॉप के कई टाइप होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। वो आगे चल के जब डिस्टिलेशन की क्लास लेंगे, डिस्टिलेशन के क्वेश्चन आएंगे, उसमें हम अच्छे से डिस्क्राइब कर लेंगे। अभी के लिए बस ये जान लो, कोई भी लिक्विड है अगर वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है तो उसको एजियोट्रॉप बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट 35 रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ बता चुके हैं। रॉल्स लॉ किसके लिए अप्लाई होता है, आइडियल सोल्यूशन के लिए, बताया था ना रॉल्स लॉ, आइडियल सोल्यूशन। उसमें क्या रहता है कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट गैस का, ठीक है। तो ये अच्छे से बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें समझने में। तो इसका बस यही याद रखना है हमें, आइडियल सोल्यूशन के लिए होता है, इसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। डाल्टन्स लॉ क्या होता है, डाल्टन्स लॉ भी बता चुके हैं। डाल्टन्स लॉ क्या होता है, डाल्टन्स लॉ सम ऑफ पार्शियल प्रेशर को बताता है, ठीक है। अगर प्रेशर जो होता है किसी भी सिस्टम या रिएक्शन का, किसी भी गैस का मिक्सचर है, ठीक है, या सोल्यूशन है, उसका मिक्सचर, उसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट रहेंगे, जितने भी एलिमेंट हैं, उनके सबका टोटल प्रेशर जो होता है वो उन सब के कॉन्स्टिट्यूंट, उनके साथ में जितने भी हैं, मतलब ए प्लस बी का कोई मिक्सचर है, ठीक है, ए प्लस बी का कोई मिक्सचर है, ठीक है, तो वो हमारा लेट्स सपोज ए प्लस बी का कोई मिक्सचर है, तो उस केस में इसका एक पार्शियल प्रेशर होगा, बी का एक पार्शियल प्रेशर होगा, ए का एक पार्शियल प्रेशर, बी का एक पार्शियल प्रेशर है। तो इन दोनों के पार्शियल प्रेशर को जो योग होता है वो टोटल प्रेशर, जो टोटल सोल्यूशन का प्रेशर होगा उसके बराबर होगा, ठीक है, उसके बराबर होगा, ठीक है, पी वी। समझ में आ गया। तो यही डाल्टन्स लॉ होता है। आगे बात करते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड एट कांस्टेंट पी एंड कांस्टेंट, मतलब जब हीट ऑफ रिएक्शन अगर किसी की मेजर की जाती है तो उस टाइम पे हमारा प्रेशर या वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, प्रेशर या वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तभी हम हीट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अगर किसी भी कंडीशन में स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाया जाए तो उस केस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी है, वो कांस्टेंट होती है, हमेशा कांस्टेंट ही होती है। इतनी हीट की हमें
ज़रूरत पड़ेगी, माइनस 57.1 किलो जूल पर मोल। मतलब अगर 1 मोल हमारे किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाए, उसके न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 57.1 किलो जूल मोल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है रिवर्सिबल रिएक्शन अटेंड्स इक्विलिब्रियम व्हेन फॉरवर्ड रेट इज बैकवर्ड रेट। मतलब ये भी सिंपल है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जानते हैं ना, A+B है, ठीक है, और वो ओके C+D बना रही है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब A+B से C+D भी बन सकता है और C+D से A+B भी बन सकता है। तो उसमें इक्विलिब्रियम कब माना जाएगा? इक्विलिब्रियम तब माना जाएगा जब A+B से C+D का जो रिएक्शन हो रही है उसका रेट और C+D से जो A+B में कन्वर्जन हो रहा है उसका रेट आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसे दूसरे नाम से डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ये हम जब CRE के क्वेश्चन करेंगे केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के, तब हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। 2 टर्म होते हैं KP एंड KC आर रिलेटेड बाय। इन दोनों का फार्मूला होता है KP इज इक्वल टू KC RT होल RT के पावर डेल्टा N। ठीक है, ये बताता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KP जो KC है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, एक पार्शियल प्रेशर के केस में होता है, एक कंसंट्रेशन के केस में होता है। इसमें भी हम CRE का क्वेश्चन है, हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं आगे आने वाले क्लासेस में। तब तक के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए, इससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। दोस्तों ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन कम हो रहे हैं, हमारे 40 क्वेश्चन ही कराए हैं, 50 क्वेश्चन कराए हैं, इसके चक्कर मत पड़ना। क्वेश्चन आप 150 कर लो या 200 कर लो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, जब तक कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मैं यहाँ पर ध्यान दे रहा हूँ केवल कॉन्सेप्ट क्लियर। कॉन्सेप्ट आपके हर क्लास में इसी तरीके से कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कराए जाएंगे, उसके बाद केवल प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन है। प्रैक्टिस आप यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे कि OP गुप्ता हो गई, राम प्रसाद हो गई, वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होना ज़रूरी है। अब आज के बाद आपको, मुझे नहीं लगता है अगर आपने ढंग से सुना होगा या समझा होगा, तो मूल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो आप बड़ी आसानी से कर देंगे। ठीक है, अब आगे का मैं भेजता हूँ, बताता हूँ आपको। ठीक है, 41 आपका आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बताता है, बना है। ठीक है, ठीक है, फिर हेनरी लॉ बताता है। हेनरी लॉ क्या होता है? हेनरी लॉ भी बता चुका हूँ मैं। हेनरी लॉ आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था। ठीक है, हेनरी लॉ क्या होता है? वो हमारी सॉल्युबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी और प्रेशर को पढ़ा था ना। कंसंट्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पार्शियल प्रेशर के। ठीक है, और होता है। नेक्स्ट है क्लेपरॉन इक्वेशन। क्लेपरॉन इक्वेशन का किससे रिलेट करती है? PV/T से। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको तो करा दी होंगे। इतना कम समय में इतना नहीं किया जा सकता, हालांकि बहुत लंबी पहले से ही हो चुकी है वीडियो, तो मैं नहीं चाहता कि मतलब ज़्यादा लंबा बनाऊँ, बट वही है कि आपको केवल बताने के लिए। आगे से क्वेश्चन कम से कम रहेंगे, बट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना हो गया। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन है आगे। हाँ, ये दोस्तों बस 50 क्वेश्चन है आपके। ये आपको PDF अगर चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी 1-2 दिन में हो जाएगा, समय की थोड़ी शॉर्टेज है। और फिर कंटिन्यू आपका जो सिलेबस हमने पहले डिस्कस कर रखा है, जो सिलेबस IOCL ने अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है, उस सिलेबस के हिसाब से हम तैयारी करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आशा है आपको क्लास आज की पसंद आई होगी। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं फिर से कहूँगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, ऐसे बहुत से लोग हैं, मेरे साथ भी थे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको एक एक क्वेश्चन पता है, 400 क्वेश्चन उनको रटे हुए हैं, कौन से पेज पे कितने नंबर क्वेश्चन है, कितने नंबर उसका आंसर है, वो सब पता है, बट फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो इंटरव्यू में मात खा जाते हैं। ठीक है, अब इस बार तो होने वाला है ग्रुप डिस्कशन। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं चलेंगे तो आप ग्रुप डिस्कशन में बाहर हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप इतना रिटन दे के और फिर कौन ग्रुप डिस्कशन में या फिर जो हमारा इंटरव्यू होगा उसमें बाहर हो जाए।
अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम बहुत अच्छे से परफॉर्म करवाएं। तो ठीक है दोस्तों, आशा है आपको बहुत पसंद आया होगा। इसकी PDF के लिए नीचे दिए गए जो कमेंट बॉक्स है उसमें जो लिंक है उस पर जाके ज्वाइन कीजिए, आपको PDF वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम।